तो आज हम रुख कर रहे हैं मध्य एशिया के एक बेहद दिलचस्प देश ताजिकिस्तान का। सोचिए, एक ऐसी जगह जो लगभग पूरी तरह आसमान छूते पहाड़ों से घिरी हुई है, मतलब चारों तरफ जमीन से बंधी हुई, जिसे स्थलारुद्ध या लैंडलॉक्ड कहते हैं, और जिसका इतिहास और संस्कृति सदियों पुरानी है। हाँ बिल्कुल। मध्य एशिया का एक महत्वपूर्ण पर शायद थोड़ा कम जाना पहचाना देश। सही कहा। और हमारे पास जो जानकारी है वो इसके भूगोल, इसके उतार चढ़ाव भरे इतिहास, अर्थव्यवस्था की नब्ज, इसकी रंगीन संस्कृति और हाँ, भारत के साथ इसके रिश्तों पर भी काफी रोशनी डालती है। तो हमारा मकसद है इस जानकारी से वो खास बातें निकालना जो ताजिकिस्तान को समझने में सबसे अहम है। बिल्कुल, एक गहरी नजर डालते हैं। और यहाँ एक हैरान करने वाली बात क्या आप जानते हैं कि इस देश का 90% से ज्यादा हिस्सा ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। हाँ, ये वाकई में चौंकाने वाला आंकड़ा है। और यही वो धरती है जहां से कभी मशहूर सिल्क रोड गुजरता था। वाकई में। ओके, लेट्स अनपैक दिस। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस जानकारी के समंदर में गोता लगाते हैं और ताजिकिस्तान की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले कुछ बुनियादी मगर जरूरी बातें। राजधानी है दुशांबे। मुख्य भाषा है ताजिक, जो कि फारसी से काफी मिलती जुलती है। हाँ, ये एक अहम बात है क्योंकि मध्य एशिया में ज्यादातर तुर्क भाषाएं बोली जाती हैं। सही। और यहाँ की मुद्रा है सोमोनी। सोमोनी, ठीक है। और इसकी सरहदें ये भी काफी दिलचस्प है। उत्तर में किर्गिस्तान है, पश्चिम में उज्बेकिस्तान, दक्षिण में अफगानिस्तान और पूर्व में विशाल चीन। मतलब चारों तरफ जमीन ही जमीन, कोई सीधा समुद्री रास्ता नहीं। और यहीं से बात शुरू होती है, जैसा आपने कहा, लैंडलॉक्ड। और वो जो 90% से ज्यादा पहाड़ी इलाका है, खासकर पामीर और अलाई पर्वत श्रृंखलाएं, हाँ। वो सिर्फ नज़ारों की बात नहीं है। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज ये भूगोल ही ताजिकिस्तान की किस्मत लिखता है। इसकी खूबसूरती भी, इसकी रणनीतिक अहमियत भी, और हाँ, इसकी रोजमर्रा की चुनौतियां भी। चुनौतियां कैसी? कनेक्टिविटी वगैरह की? बिल्कुल। जरा सोचिए, इतने बड़े पहाड़ी इलाके को साधना, वहां विकास पहुंचाना, सड़कें बनाना, ये अपने आप में कितना बड़ा काम है। मौसम की मार अलग। सही बात है। यहाँ की जीवन रेखा है नदियां, खासकर अमू दरिया और उसकी सहायक नदियां। ये न सिर्फ पानी देती हैं बल्कि उपजाऊ घाटियां भी बनाती हैं जहां खेती होती है। अच्छा। और इसकी लोकेशन चीन और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसियों के बीच होना इसे मध्य एशिया में एक बहुत ही अहम, एक रणनीतिक मुकाम देता है। इस पर हम बाद में और बात करेंगे शायद। हाँ बिल्कुल। अब अगर हम वक्त में थोड़ा पीछे चलें, इतिहास की तरफ देखें, तो जैसा हमने पढ़ा, ये इलाका प्राचीन सिल्क रोड का एक अहम चौराहा था। सिल्क रोड। कल्पना कीजिए सदियों पहले यहाँ कैसा नजारा रहा होगा। व्यापारियों के कारवां, अलग अलग संस्कृतियों का मेलजोल, विचारों का आदान प्रदान। बिल्कुल, एक तरह का ग्लोबल हब था उस जमाने का। फारसी, चीनी, भारतीय, तुर्क संस्कृतियां यहाँ मिलती थीं। फिर 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच यहाँ समानी साम्राज्य का दबदबा रहा, जिसे फारसी संस्कृति और इल्म का एक सुनहरा दौर माना जाता है। हाँ, समानी दौर ताजिक पहचान के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सदियां बीती और 20वीं सदी में 1920 के दशक के आसपास ये सोवियत संघ के असर में आ गया और ताजिक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बन गया। जी, लगभग 70 साल तक सोवियत संघ का हिस्सा रहा। ये सिलसिला चला 1991 तक, जब सोवियत संघ बिखरा और ताजिकिस्तान ने अपनी आज़ादी का परचम लहराया। एक नया अध्याय शुरू हुआ। लेकिन आज़ादी मिलते ही सब कुछ आसान नहीं हुआ। देश फौरन ही एक भयानक और दर्दनाक गृह युद्ध की चपेट में आ गया, जो 1992 से 1997 तक चला। हाँ, वो बहुत ही मुश्किल दौर था। इस जंग ने हजारों जिंदगियां छीन ली और देश को बरसों पीछे धकेल दिया। देखिए, इतिहास कभी गुजरकर खत्म नहीं हो जाता, वो आज भी सांस लेता है। सिल्क रोड की विरासत आज भी यहाँ की संस्कृति, भाषा और रस्म रिवाज में झलकती है। हाँ, वो तो है। सोवियत दौर ने इसकी मौजूदा सरहदें खींची, कुछ हद तक प्रशासनिक ढांचा दिया, पर साथ ही एक केंद्रीकृत सोच भी छोड़ी। और वो गृह युद्ध, उसकी कड़वी यादें और उससे उपजे सवाल आज भी यहाँ की सियासत, समाज और स्थिरता को लेकर उठने वाली चिंताओं में महसूस किए जा सकते हैं। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये समझना जरूरी है कि आज का ताजिकिस्तान इन सभी ऐतिहासिक परतों का मिला जुला नतीजा है। वो गृह युद्ध के घाव अभी भी शायद पूरी तरह भरे नहीं हैं। सही कह रहे हैं आप। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बाद चलिए अब यहाँ की मौजूदा राजनीति और अर्थव्यवस्था पर एक नजर डालते हैं। जानकारी के मुताबिक ताजिकिस्तान एक गणराज्य है, यानी रिपब्लिक जी। लेकिन साथ ही ये जिक्र भी है कि यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं उतनी खुली या मजबूत नहीं मानी जाती।
राष्ट्रपति इमोमाली रहमान बहुत लंबे अरसे से सत्ता के शिखर पर है। हाँ, 1994 से काफी लंबा समय है। ये स्थिति एक तरफ राजनीतिक स्थिरता का संकेत देती है, तो दूसरी तरफ सत्ता के एक ही केंद्र में सिमटे होने पर सवाल भी खड़े करती है ना। बिल्कुल। स्थिरता बनाम लोकतंत्र की बहस यहाँ काफी प्रासंगिक है। और जहां तक अर्थव्यवस्था का सवाल है, ये कुछ गिनी चुनी चीजों पर ही टिकी नजर आती है। एक तो है खेती, जिसमें कपास खास है। कपास सोवियत दौर से ही ये महत्वपूर्ण रहा है। दूसरा है एल्यूमिनियम का उत्पादन। जी, यहाँ बड़ा एल्यूमिनियम प्लांट है। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा अहम है, वो है विदेशों में, खासकर रूस में काम करने वाले ताजिक नागरिकों का भेजा हुआ पैसा, जिसे रेमिटेंस कहते हैं। हाँ, ये अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा है। जीडीपी का शायद 1/3 या उससे भी ज्यादा। वाकई इतना ज्यादा? जी हाँ। यहाँ एक मुश्किल पहलू ये भी है कि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अब भी गरीबी की मार झेल रहा है। हाँ, गरीबी एक बड़ी चुनौती है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। तो मतलब रूस और दूसरे देशों में काम करने वाले लाखों ताजिक नागरिक दरअसल अपने देश की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। उनका भेजा हुआ पैसा न जाने कितने घरों का चूल्हा जलाता है। बिल्कुल, ये एक तरह की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली भी बन गया है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अर्थव्यवस्था बाहरी चीजों पर कितनी ज्यादा निर्भर है, खास तौर पर इन रेमिटेंसेस पर। हाँ, ये तो है। ये निर्भरता एक दोधारी तलवार है। एक तरफ ये जरूरी सहारा देती है, विदेशी मुद्रा लाती है, लेकिन दूसरी तरफ ये देश को बाहरी आर्थिक झटकों, जैसे कि रूस की अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव या वहां की नीतियों में बदलाव के प्रति बेहद कमजोर और संवेदनशील बना देती है। सही बात। अगर रूस में कुछ गड़बड़ हुई तो यहाँ सीधा असर पड़ेगा। बिल्कुल। और हाँ, वो जो राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास का रिश्ता है, वो भी पेचीदा है। क्या लंबे समय तक एक ही नेता का शासन वाकई स्थिरता लाता है, या फिर वो जरूरी सुधारों और बदलाव की रफ्तार को धीमा कर देता है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर गौर करना चाहिए। संस्कृति और रोजमर्रा की जिंदगी कैसी है? जानकारी बताती है कि यहाँ की संस्कृति पर फारसी तहजीब का गहरा असर है। हाँ, भाषा से ही शुरुआत होती है। ताजिक फारसी का ही एक रूप है। हाँ, और ये असर रस्मों रिवाज तक में साफ दिखता है। पारंपरिक नाच गाने, संगीत की धुनें और हाथ से बनी खूबसूरत चीजें, मतलब हैंडीक्राफ्ट्स, यहाँ की खास पहचान है। लोक कलाएं काफी समृद्ध हैं। नवरोज, जो फारसी नया साल है, यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार है और इसे बड़े जोश और धूमधाम से मनाया जाता है। हाँ, नवरोज तो पूरे क्षेत्र में मनाया जाता है, पर यहाँ इसका खास महत्व है। और खाने की बात करें तो Here's where it gets really interesting. यहाँ का जायका भी फारसी और मध्य एशियाई खानों का एक लाजवाब संगम है। पुलाव, जिसे यहाँ ओश कहते हैं। ओश, हाँ, वो तो राष्ट्रीय व्यंजन जैसा है। वो तो जैसे हर दावत की शान है। बिल्कुल। और अगर घूमने फिरने के शौकीन हैं, तो सूत्रों में पामीर के पहाड़ों का जिक्र है, जिन्हें दुनिया की छत कहा जाता है। हाँ, पामीर हाईवे का नाम सुना होगा एडवेंचर के शौकीनों के लिए। ये पहाड़ पर्वतारोहण और ट्रैकिंग करने वालों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। फिर है इस्कंदर कुल झील। खूबसूरत झील है वो, कहते हैं सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम पर है। हाँ, जिसकी खूबसूरती लाजवाब है। राजधानी दुशांबे में नेशनल म्यूजियम ऑफ ताजिकिस्तान है, जहाँ देश के इतिहास और संस्कृति की झलक मिलती है। और हाँ, पुराने सिल्क रोड के रास्ते पर पड़ने वाले कई ऐतिहासिक ठिकाने भी हैं, जो उस गुजरे जमाने की कहानी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। संस्कृति असल में यहाँ के इतिहास की अलग अलग परतों को एक साथ दिखाती है। गहरी फारसी जड़ें, इस्लामी तहजीब का असर और सोवियत दौर के निशान भी। सही। पर्यटन के लिहाज से देखें तो यहाँ संभावनाएं तो बहुत हैं, खासकर एडवेंचर टूरिज्म और कल्चरल टूरिज्म के लिए। आसमान छूते पहाड़, ऐतिहासिक जगह और एक अनोखी संस्कृति पर्यटकों को खींच सकती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जैसा कि हमने आर्थिक चुनौतियों और गरीबी का जिक्र सुना, और शायद बुनियादी सुविधाओं मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी हो सकती है। ये चीजें इन संभावनाओं को पूरी तरह हकीकत बनने से रोक सकती हैं। पर्यटन को फलने फूलने के लिए पैसा चाहिए, सही नीतियां चाहिए और सबसे जरूरी स्थिरता चाहिए। हाँ, ये बात तो है। अब आते हैं भारत के साथ ताजिकिस्तान के रिश्तों पर और उन चुनौतियों पर जिनका ये देश सामना कर रहा है। जानकारी में भारत के साथ रक्षा सहयोग का खास तौर पर जिक्र है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिसमें फरखोर एयरबेस पर हुआ रणनीतिक समझौता शामिल है। कहा जाता है कि ये विदेश में भारत का पहला सक्रिय सैन्य ठिकाना है। हाँ, ये रणनीतिक रूप से बहुत अहमियत रखता है भारत के लिए। रक्षा के अलावा व्यापार, शिक्षा और सांस्कृतिक मेलजोल भी दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ रहे हैं। रिश्ते गहरे हो रहे हैं।
अगर हम नक्शे पर देखें तो ताजिकिस्तान की लोकेशन भारत के लिए मध्य एशिया तक पहुंचने का एक अहम रास्ता मुहैया कराती है, खासकर तब जब पाकिस्तान के रास्ते संपर्क में मुश्किलें हों। बिल्कुल, ये एक तरह का गेटवे है मध्य एशिया के लिए। और आखिर में वो चुनौतियां जिनका ताजिकिस्तान को सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक गरीबी और बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। हाँ, ये लगातार बनी हुई हैं। राजनीतिक स्थिरता पर सवाल और सीमित लोकतंत्र भी चिंता के विषय हैं। ये पूरा इलाका भूकंप के लिहाज से भी संवेदनशील है, जो एक कुदरती खतरा है। जी, सिस्मिक जोन में आता है ये। और सबसे बड़ी चिंता है पड़ोसी अफगानिस्तान की अस्थिरता, जिसके कारण वहां से आतंकवाद और कट्टरपंथ के फैलने का खतरा हमेशा बना रहता है। हाँ, अफगानिस्तान की सीमा सबसे बड़ी सुरक्षा चिंता है ताजिकिस्तान के लिए। और भारत के लिए भी। तो जहां तक भारत का सवाल है, ताजिकिस्तान का रणनीतिक महत्व वाकई बहुत ज्यादा है ना। ये मध्य एशिया में भारत की पहुंच और उसके प्रभाव का एक ठोस सबूत है। समझ गया। अगर हम चुनौतियों को बांटकर देखें तो दो तरह की मुश्किलें साफ नजर आती हैं। एक है अंदरूनी चुनौतियों, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते हैं, और राजनीतिक सुधारों की धीमी रफ्तार। ठीक है। दूसरी है बाहरी चुनौतियां, जैसे पड़ोस की अस्थिरता, खासकर अफगानिस्तान, प्राकृतिक आपदाओं का खतरा और वैश्विक अर्थव्यवस्था और बड़े देशों जैसे रूस और चीन पर निर्भरता। हाँ, वो निर्भरता वाली बात। तो बड़ा सवाल यही है कि ताजिकिस्तान इन पेचीदा अंदरूनी और बाहरी चुनौतियों के बीच संतुलन साधते हुए अपने विकास, अपनी सुरक्षा और अपनी स्वायत्तता को कैसे मजबूत करेगा। बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि ये ताजिकिस्तान ऊंचे पहाड़ों वाला देश है, जिसका इतिहास बहुत गहरा और कई परतों वाला है। सिल्क रोड के सुनहरे दिनों से लेकर सोवियत संघ के दौर और फिर आज़ादी के बाद के मुश्किल गृह युद्ध तक। यहाँ एक समृद्ध फारसी प्रभावित संस्कृति है, लेकिन साथ ही ये गंभीर आर्थिक मुश्किलों से भी गुजर रहा है। खासकर विदेशों से भेजे जाने वाले पैसे पर इसकी भारी निर्भरता है। बिल्कुल। और हाँ, भारत जैसे देशों के लिए इसका रणनीतिक वजन भी कम नहीं है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? बिल्कुल सही कहा आपने। ताजिकिस्तान एक ऐसा देश है जिसे उसके भूगोल और उसके इतिहास ने मिलकर घड़ा है। ये अपनी एक अलग पहचान बनाए रखने की कोशिश कर रहा है और साथ ही आज की दुनिया की मुश्किल चुनौतियों का सामना भी कर रहा है। इसका आने वाला कल काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि ये अपनी अंदरूनी तरक्की की जरूरतों, पड़ोस से जुड़ी स्थिरता की मांगों और दुनिया के बड़े देशों के साथ अपने रिश्तों के बीच कैसा तालमेल बिठा पाता है। संतुलन साधना ही कुंजी है। हाँ, संतुलन। और यहाँ हमारे सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं, जो हमारी जानकारी पर ही आधारित है, लेकिन थोड़ा आगे सोचने पर मजबूर करती है। ये देखते हुए कि ताजिकिस्तान की लोकेशन इतनी अहम है और ये बाहरी ताकतों और साधनों जैसे विदेशी पैसा, रूस और चीन से रिश्ते, ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि मध्य एशिया के इस मुश्किल सियासी और रणनीतिक माहौल में ये देश अपने लिए एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा आजाद और ज्यादा खुशहाल रास्ता कैसे बना सकता है। भविष्य में ये किन पर ज्यादा भरोसा करेगा और अपनी पहचान और अपनी मर्जी को कैसे बचाए रखेगा। बहुत अहम सवाल है ये सोचने के लिए।